आज 5वें सत्र का विषय नाटक एवं रंगमंच पर प्रतिबंध है। और नाटक एक ऐसी विधा है जो जनता से सीधा संवाद करती है। कहेंगे यही कारण रहा है कि अंग्रेज सरकार को भाजपा का शिकार इसीलिए नाटक ही सबसे पहले हुए, जिनमें पहला नाटक नील दर्पण है, जो नील की खेती करने वाले किसानों पर हो रहे अत्याचार के विरोध करता है। और इस पर प्रतिबंध लगाने के लिए 1876 में अंग्रेज सरकार ने ड्रामेटिक परफॉर्मेंस से, और इस कार्यक्रम के वक्ता डॉक्टर राजीव बेलीचंद सर आ चुके हैं। हम सबका स्वागत करते हैं और विभागाध्यक्ष सबसे निवेदन करते हैं कि आप साल और पुष्प देकर इनका स्वागत करें। तो 1876 में नाटक पर प्रतिबंध लगाने के लिए अंग्रेज सरकार ने ड्रामेटिक परफॉर्मेंस एक्ट पारित किया। और कुछ प्रतिबंधित नाटक सत्येंद्र कुमार तनेजा जी की पुस्तक है सितम की इंतहा, उसमें 7 प्रतिबंधित नाटक हैं, जिनमें से एक नाटक कुली प्रथा भी है, जिसका मंचन कल होना है। आप सब लोग मौजूद हैं। अब मैं हम खुशनसीब हैं कि आज हमारे बीच वरिष्ठ चित्रकार, मूर्तिकार, साहित्यकार, विचारक श्री अशोक भौमिक सर मौजूद हैं। आप विज्ञान के छात्र रहे हैं, आपका साहित्य और रंगमंच से गहरा जुड़ाव है। सर ने आंदोलनात्मक कविता पक्षों पर गंभीर कार्य किया है और प्रगतिशील आंदोलनों में सक्रिय भूमिका निभाते रहे हैं। आप मास्टर ऑफ क्रॉस हैचिंग के रूप में जाने जाते हैं। आपकी 1 दर्जन से अधिक किताबें प्रकाशित हैं, उनमें 2 उपन्यास मोनालिसा हंस रही है और शिप्रा एक नदी का नाम है। तो कहानी संग्रह आइस पाइस और जीवपुर हाट जंक्शन, जो उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ जिले की कहानियां हैं, जिसमें 0 लाइन पर गुलजार, चित्र प्रसाद और उनकी कला, अकाल की कला और जैनुल आबिदीन, भारतीय चित्रकला का सचारी। आपने 2500 से अधिक चित्र बनाए हैं और भारत के प्रमुख कला केंद्रों के अतिरिक्त आपने जापान, लाहौर, अमेरिका, स्पेन और दुबई में एकल प्रदर्शनी लगाई है। और सर के जो प्रमुख चित्र हैं उनमें अमीना एंड हर्बर्ट और कोल माइनर्स इन द कैनरी है। सर के व्याख्यान का आज का विषय है चित्र प्रसाद का भूखा बंगाल। हम सर को आमंत्रित करते हैं, सर आप आएं और अपना प्रस्तुत प्रस्तुत करें। सभागार में उपस्थित मेरे दोस्तों, आज जिस विषय में मुझे बात करनी है वो है चित्र प्रसाद का भूखा बंगाल। हम दोनों चीजों से परिचित पहले हो गए, चित्र प्रसाद कौन थे और भूखा बंगाल क्या बात थी। ये 1943 के महाअगार के ऊपर चित्र प्रसाद का रिपोर्टाज है
जिसे अंग्रेजी शासन ने उसको बैन कर दिया था और उसके 5000 प्रतियों को जला दिया था। भारतीय चित्रकला के इतिहास में जब हम बात करते हैं तो आमतौर से जो नई पीढ़ी है और जो हमारी पीढ़ी है, दोनों ही हम लोग प्राय कुछ बड़े बड़े नामों में रहकर उलझ जाते हैं। हमसे किसी कोई अगर पूछता है कि कौन चित्रकार भारतीय चित्रकार को आप जानते हैं, तो मैं कह सकता हूँ कि सबको जानते होंगे, पर चित्र प्रसाद को नहीं जानते होंगे। ये एक अजीब किस्म का एक अभिजात सम्राट मसला है चित्रकला में कि जो दिल्ली पहुंच जाता है वही भारतीय चित्रकार माना जाता है, और जो हैदराबाद या मद्रास के चित्रकार है वो इतिहास में गायब हुए। कल से बहुत बातें हुई हैं, पर आज मैं जिन चित्रों को आपके सामने दिखाऊंगा उसके पहले मैं कहना चाहूँगा कि 43 का अकाल, हम जो हिंदी भाषी प्रदेश के लोग हैं उन लोगों तक उसकी खबर, उसकी सूचनाएं, उसके बारे में जानकारियाँ कम है। क्योंकि हमारे यहाँ जो है, जैसे अकाल का कोई अनुभव हमारे हिंदी समाज में नहीं है, उसी तरह विभाजन विस्थापन का भी नहीं है। इन अनुभवों से रचना आपकी समृद्ध होती है या एक रास्ता लेती है, उस रास्ते को भी हम लोग देखेंगे। और उसके पहले कुछ ऐतिहासिक पहलू जो अकाल के साथ जुड़ी है उसके ऊपर बात करेंगे। जैसा कि मैंने कहा कि ये कवर पेज है उसका, क्योंकि 1943 के बाद ये किताब प्रकाशित हुई थी और इसमें उस समय के कम्युनिस्ट पार्टी द्वारा ये प्रकाशित हुई थी, और प्रकाशित होने के कुछ ही दिनों बाद ये जब्त कर ली गई और शायद 2 या 3 प्रतियां कुल जमा कहीं दबी पड़ी रही होगी, और कुछ वर्षों पहले ही सामने आई और इसका अनुवाद जो है बंगला में हुआ है। अभी तक अनुवाद इसका हिंदी में नहीं हुआ जो मैं कर रहा हूँ। तो ये एक बहुत महत्वपूर्ण है, इसलिए क्योंकि एक अकाल की पत्रकारिता, अकाल को किस तरह से एक चित्रकार देखता है, एक पत्रकार देखता है, पॉलिटिकल एक्टिविस्ट देखता है, वो इसमें वो उसका एक दस्तावेज है। अब बंगाल के अकाल के बारे में अगर हम कहें तो 1770, 1783, 1897, 1943 तमाम बड़े बड़े अकाल बंगाल में हुए। मैं जब बंगाल कह रहा हूँ तो उस बंगाल के बारे में बात कर रहा हूँ जो बंगाल, बिहार, उड़ीसा और आसाम के जाके पूर्वी क्षेत्र पड़ता है। ये अकाल 43 का अकाल इसलिए महत्वपूर्ण है कि 30 लाख लोग, 30 से 40 लाख लोगों की मृत्यु हुई थी, और इतनी बड़ी घटना अभी हमारे यहाँ नहीं होती। हालांकि हिरोशिमा के बारे में हम बहुत चिंतित रहते हैं, जहाँ पे इसका एक दहाई शायद लोग मारे गए हैं। द्वितीय विश्व युद्ध का शायद ये बहुत बड़ा एक हादसा था जिसको कि लोगों ने नजरअंदाज किया, या नजरअंदाज करना उन्होंने पसंद किया। इसके कुछ कारण समझ में आते हैं। एक तो है कि जो फसल उस वर्ष की थी वो कम थी, वो इतनी भी कम नहीं थी कि उससे अकाल हो सकता था। दूसरा ये था कि द्वितीय विश्व युद्ध के इस दौर में जब जापान बराबर पूर्वी हिस्से से आक्रमण कर रहा था, जबकि बंगाल में कई बार उन्होंने हवाई बमबारी भी की, उस समय अंग्रेज यानी एलाइड वो समझ गए कि भाई अगर इधर से प्रवेश करते हैं हिंदुस्तान में जापानी सेना तो दिक्कत हो जाएगी। तो एक सैनिक शब्दावलियों में अगर कहें तो उसमें स्कॉच फील्ड पॉलिसी कहते हैं। वो है कि जिस जगह से सेना पीछे हटती है उस जगह के नदी नालों में, कुओं में जहर डाल देती है। इससे जो शत्रु पक्ष को जब आएगा तो उसको फसल न मिले, उसको खाने को न मिले, उसको पानी न मिले। ये बहुत ही एक अमानवीय जुर्म का है जो कि अंग्रेजों ने किया, लेकिन अपने इस नीति को उन्होंने डिनायल पॉलिसी कहा। उन्होंने कहा अगर जापानी उधर से घुसते हैं, जो बांग्लादेश आज है, आसाम और बर्मा के रास्ते से अगर आते हैं, तो उनको यहाँ पे कुछ भी ना मिले। सबसे पहले उन्होंने कहा कि नदियों, जैसा कि आप जानते हैं कि बंगाल चाहे पूर्वी हो चाहे पश्चिमी बंगाल हो, उसका मूल जो है वो नदी पथ ही है।
आने जाने का जो है नदियाँ हैं और उनके मूल भोजन में मछलियाँ हैं। तो जब वो जितने नाव थे वो जब्त कर लिए। तो एक तो ये था कि उनके चावल नहीं मिल रहा था, नाव भी जब्त कर लिए गए थे। तो अकाल की स्थिति अपने आप बन रही थी जो अंग्रेजों द्वारा बनाई गई थी। हालांकि बार बार कह रहे हैं कि भाई फसल कम थी, फसल इतनी कम नहीं थी जिससे कि अकाल हो सकता। तो ऐसी स्थिति में जैसे कल इसाबेल जब अपना प्रस्तुति दे रही थी तो उसमें उन्होंने सुभाष चंद्र बोस ने कहा था कि रंगून से, बर्मा से 1 लाख टन जो है वो चावल तैयार है बंगाल को जाने के लिए। तो उस चावल को इंपोर्ट करना पॉसिबल नहीं था, अंग्रेजों ने नहीं इंपोर्ट किया और उसके बाद ही बर्मा का पतन हुआ, जो जापान उसके ऊपर कब्जा कर लिया। तो और इस बीच में जैसा कि हर बार होता है, इस मौके का लाभ उठा के जो स्थानीय व्यापारी थे उन लोगों ने पूरा जो चावल जो कुछ था उसको अपने कब्जे में कर लिया। उन ऐतिहासिक तत्वों के बारे में आज हम बात नहीं करेंगे, जिसमें कि अमर्त्य सेन ने लिखा है और भी लोगों ने लिखा है कि किस तरह एक सप्ताह के अंदर 3 गुना दाम चावल का बढ़ गया। जब 3 गुना दाम बढ़ रहा था उसके समानांतर बांग्लादेश के कई ऐसे गांव थे जिनके साथ रिपोर्ट आ रही थी। अगर उन पुराने अखबारों को आप स्कैन करें तो आपको मिलेगा कि 3 रुपए में एक लड़की बेची जा रही थी। एक आगे हम बात भी करेंगे कि आधा मन चावल के लिए 1 बीघा जमीन अपना लोग दे रहे थे। तो ये सब चीजें हमारे लिए सूचनाएं, घटनाएं ऐसी हैं जिसमें प्राय यकीन नहीं होता, क्योंकि ये हमारा जहाँ हम रहते हैं जो हिंदी बेल्ट है उसमें इस तरह की समस्याएं नहीं दिखाई दी। और अंत में जो कई कारणों से ये अकाल हुआ, अंत में ये था कि अक्टूबर 1942 में मिदनापुर जो जिला है बहुत महत्वपूर्ण जिला बंगाल का है, इस जिले ने बहुत स्वाधीनता संग्रामी दिया है। और वहाँ पे एक पानी का बे ऑफ बंगाल से एक स्टॉर्म आता है जिससे कि खेतों में नमकीन पानी भर जाता है तो पूरी फसल नष्ट हो जाती है। तो न केवल जो लोग जिनके घर में फसल थे वो नष्ट हो जाता है, जो व्यापारी थे वो नष्ट हो जाता है। तो पूरी फसल जो भंडार था चावल का वो नष्ट हो गया। तो ऐसी स्थिति में ये पक्ष और ये घटना इंपॉर्टेंट इसलिए है कि भूखा बंगाल जो है जो किताब, ये उस तूफान के बाद आई हुई परिस्थिति में जो मिदनापुर जिले की परिस्थिति के ऊपर आधारित ये रिपोर्टाज उस समय के अखबारों में जो चित्र आ रहे थे उनको हम थोड़े बहुत देख लें और इन चित्रों का, इन स्थितियों का कला पे क्या असर पड़ता है उसके लिए किसी व्याख्या की जरूरत नहीं होती। और हम लोग जब इसके ऊपर बात कर रहे हैं तो वामिक जौनपुरी का प्रसिद्ध कविता भूखा है बंगाल, उसको भी हम याद कर सकते हैं। और ये कलकत्ते की सड़क का ऐसी स्थिति में उस समय पेंटर्स, स्कल्पटर्स, राइटर्स, पोएट, थिएटर ग्रुप्स एंड फिल्म मेकर रिस्पॉन्डेड। उन्होंने इस स्थिति को अपने ढंग से इसका प्रतिरोध या प्रस्तुति या अपने ढंग से दिया, जो कि हमारे कला इतिहास में इसका जिक्र बहुत कम होता है। क्योंकि जब भी हम कला इतिहास के बारे में बात करते हैं, आधुनिक कला के इतिहास के बारे में, तो हम प्राय सन 47 के बाद प्रोग्रेसिव आर्टिस्ट ग्रुप, फिर दिल्ली शिल्प चक्र, फिर और भी जितने ग्रुप से उनके बारे में बात करते हैं, क्योंकि उन लोग अंततः वो लोग नीलाम बाजारों तक पहुंच पाए थे। और ये चित्रकार जिनके बारे में बता रहे हैं ये वहाँ तक नहीं पहुंच पाए, इसलिए वो इतिहास में भी नहीं है। तो अब तक जो हाशिए के बाहर रहने वाले चित्रकार थे उनको भी आपने इस कार्यक्रम में शामिल करके बहुत बड़ा काम किया। ये धरती के लाल, ये उस समय का बहुत महत्वपूर्ण फिल्म है जिसे इप्टा ने प्रोड्यूस किया था। और 2 फिल्में हैं जो बाद की बनी है पर बहुत महत्वपूर्ण फिल्म निर्देशकों द्वारा बनाई गई है।
मृणाल सेन का अकाले संधाने, हम में से बहुत लोगों ने देखा भी होगा, और दूसरा सत्यजीत राय का असली संकेत। जैसा कि मैंने कहा कि फिल्मकारों ने इसके ऊपर फिल्म बनाई, उसी तरह अगर आप सभी जानते हैं कि इफ्ता का एक महत्वपूर्ण प्रोडक्शन था, जो पहला प्रोडक्शन था नवान इसी के ऊपर है, जो विजय भट्टाचार्य ने लिखा था और शंभुमित्र और इन लोगों ने इसको प्रस्तुत किया था। वो ऐतिहासिक एक मोड़ है हिंदुस्तानी भारतीय रंगमंच का। और एक उस समय एक फोटोग्राफर हुए, इसे हम सुनील जाना के नाम पे जानते हैं, और उन्होंने अकाल की सबसे अच्छी तस्वीर सबसे नजदीक जाके फील्ड वर्क करते हैं उन्होंने खींची। कुछ तस्वीरों को मैं आपके सामने पेश करता हूँ। ये हमारे आज की तारीख पे भी ये कल्पनातीत नहीं है, क्योंकि जो कोरोना के समय हमने इस ब्यूरो को अपने घर लौटते देखा था, वो लौट सके या नहीं सके तो हमें नहीं पता, पर देखा जरूर था। और चित्रकला में राम किंकर बैज सभी आप जानते हैं, राम किंकर बैज का ये बहुत प्रसिद्ध चित्र। ये इसको मैं इसलिए दिखा रहा हूँ कि ये बहुत कम चित्रों में उस समय के वो चित्र हैं जिसमें कि रंगों का इस्तेमाल किया गया। बाकी सभी चित्र जो है मूलतः काले और सफेद में है। ये सोमनाथ होर का चित्र, और सोमनाथ होर की कांसे की मूर्तियां, और जो चित्रकला से वाकिफ हैं सुधीर खास्तेगिर का नाम जानते हैं। सुधीर खास्तेगिर लखनऊ आर्ट्स कॉलेज के प्रिंसिपल थे, उनका बनाया हुआ कुछ वुडकट। और एक बहुत बड़े चित्रकार हुए जिनका नाम हम कम जानते हैं, कम लेते हैं, श्री गोवर्धन आश। ये गोवर्धन आश का बनाया हुआ चित्र है, और जो साथी हमारे चित्र बनाते हैं उनको पता होना चाहिए कितने कम साधन से, केवल स्याही और ब्रश से उन्होंने इस काले सफेद चित्र बनाए। और उनकी संरचना, जो दैहिक संरचना है वो अद्भुत है। वो बताने की जरूरत नहीं पड़ती कि इन लोगों ने 3 दिन से या 4 दिन से खाना नहीं खाया। और कलाकार की दृष्टि से अगर बताएं तो इस पेंटिंग में, इस सीरीज की पेंटिंग में प्रकाश की उपस्थिति जो है बहुत महत्वपूर्ण है, जो कि केवल व्हाइट स्पेस छोड़ने से इस पेंटिंग में दिखाई देती है। और ये चित्र अतुल बसु का चित्र है। अतुल बसु केवल कलकत्ता आर्ट्स कॉलेज के गवर्नमेंट आर्ट्स कॉलेज के प्रिंसिपल ही नहीं थे, पर बंगाल स्कूल की जो आंदोलन हुआ था उसके बहुत बड़े आलोचक रहे हैं। तो इनके कुछ चित्र हम दिखाते हैं। और ये चित्र है गोपाल राय का। ये ऐसे चित्रकार जिनके बारे में हम कहीं नहीं, इनके बारे में कोई सूचना नहीं मिलती है, पर ऐसे महत्वपूर्ण जिनकी कला इतनी अच्छी थी, और जब आप आज की चर्चा से बिल्कुल गायब पाते हैं तो कई सवाल सामने आते हैं। ये दूसरे किस्म का आकार है। और इन चित्रों को दिखाते हुए मैं ये भी दोहराना चाहूँगा कि जैसे पहले मैंने कहा कि जिन चित्रकारों को लेके पूरा इतना शोर है, जिनकी शताब्दियां मनाई जा रही हैं, जिनको लेके ग्रंथ लिखे जा रहे हैं, ये चित्रकार जिनको मैं दिखा रहा हूँ, इनको लेके कोई सामग्री किसी भी आर्ट्स कॉलेज के स्टूडेंट्स के लिए उपलब्ध नहीं है। वो जानते भी नहीं है कि अकाल के समय इतने चित्र बने, जबकि भारत का विभाजन, भारत की आज़ादी, ऐसी घटनाओं पर हमारे उन महान चित्रकारों ने जो नीलामी के बाजार के ऊपर उनके एक भी चित्र नहीं मिलते। तो ये कोई दो एक साफ द्विविभाजन दिखता है भारतीय चित्रकला का, जिस पर कम बात हुई है। और ये चित्र प्रसाद के चित्र, ये चित्र प्रसाद के चित्र 1944 के हैं, जो कि चटगांव या बांग्लादेश के, जो आज बांग्लादेश है, उसमें घूमते हुए उन्होंने इनको बनाए।
पर इसके पहले सन 43 में उन्होंने भूखा बंगाल बना लिया था। इतिहास की किताब पढ़ने में जितनी समझ हमें मिलती है, उससे शायद कहीं ज़्यादा समझ इन चित्रों के जरिए से इनके से गुजरते हुए हो सकती है। और ये जैनुल आबेदीन का चित्र है। जैनुल आबेदीन उस समय कलकत्ते में थे, बाद में वो बांग्लादेश थे और बांग्लादेश में उन्हें शिल्पाचार्य के नाम पे जाना गया। और एक ऐसे चित्रकार थे जिन्होंने बांग्लादेश में दो चीज़ों के लिए इनको याद किया जाता है। एक तो आर्ट्स कॉलेज में महिलाओं की भर्ती के लिए उन्होंने संभव बनाया कि महिलाएं भी आर्ट्स कॉलेज में जाएं, और दूसरा कि मूर्ति कला विभाग वहाँ बन सके। तो उनके ये बहुत महत्वपूर्ण चित्र शायद जीवन का सबसे महत्वपूर्ण चित्र उन्होंने इसी अकाल पे बनाए थे। और आप देख सकते हैं कि ये अखबारी पेपर जो होता है, जिसे न्यूज प्रिंट कहते हैं, न्यूज प्रिंट के खुरदरे सरफेस के ऊपर जब ड्राई ब्रश चलता है तो अपने आप वो ब्रश की लकीरें फट जाती हैं, जो इस तरह के चित्रण के लिए बहुत जरूरी और बहुत अच्छा एक एक्सपेरिमेंट है। इन चित्रों को देख लेने के बाद हम सीधे उस किताब पे आते हैं जिसके लिए हम आज लोग एकत्रित हुए, उनके बारे में जानने के लिए। मैंने बहुत कुछ बता दिया इसके बारे में, क्या कैसे क्या हुआ था। मैं कुछ उसके पन्ने, पूरी किताब तो नहीं, बहुत ज़्यादा बड़ी किताब भी नहीं है, कुछ पन्नों पर और उनकी टिप्पणियों, जो चित्र प्रसाद ने एक पत्रकार के रूप में जो टिप्पणियाँ लिखी और जिस तरह से उन्होंने वर्णन किया चित्र के साथ, तो लगभग ये फोटो जर्नलिज्म के समानांतर को चीज लगती है, क्योंकि इसके उदाहरण बहुत ज़्यादा हिंदुस्तान में या बाहर नहीं मिलते हैं। और हम कुछ पन्नों को देखते हैं। ये कलकत्ते का दृश्य था, जो कि फुटपाथों पर लोग जो कि गांव से चल के शहर आए थे इस उम्मीद से कि 2 वक्त की रोटी मिलेगी, और उनको नहीं मिल रहा था। ये अजब किस्म का विस्थापन था कि गांव से चल के शहर में आ रहे हैं, और अनिश्चितता इस बात की है कि लौट के अगर गांव जाएंगे तो गांव में क्या मिलेगा। और जो बंगाल का जो सम्रांत समाज था, जिन लोगों ने आगे चलकर असली संकेत और अकाले संधाने बनाया, उसके ऊपर कविताएं लिखी, साहित्य लिखा, उनके दरवाजे बंद थे। वो लोग नहीं भुगते थे। बंगाल का जो गांव है वहाँ की जनता भुगती थी, जो भूखे मरे थे। जो बंगाल के लोग थे उनके पास इतने साधन थे कि महंगाई में भी वो 2 वक्त खा पाते थे। इन लोगों ने जो भीख मांगते थे, एक प्रेमेंद्र मिश्र की बहुत सुंदर कविता भी है कि फुटपाथ पर, वो बहुत मैं शब्द नहीं याद कर पा रहा हूँ, कि फुटपाथ पर और डस्टबिन के बगल में जो मनुष्य जैसे दिखने वाली आकृतियां हैं, मनुष्य जैसे दिखने वाली आकृतियां हैं, जो कुछ नहीं मांगती, केवल फैन मांगती। फैन का मतलब होता है चावल की माड़ी, मतलब चावल आप भले खा रहे, जो माड़ी है उसको नाली में ना बहाए, वो दे दीजिए। एकदम मतलब एक अस्वाभाविक परिस्थिति थी। और इसीलिए जो कम्युनिस्ट पार्टी के लोग थे, उन्होंने कोशिश की थी कि एक स्थानीय घटना को पूरे हिंदुस्तान की घटना बनाई जाए। इसलिए हमें आश्चर्य नहीं होता है कि ये किताब बांग्ला में ही लिखी गई है, ना ही हिंदी में लिखी गई, बल्कि अंग्रेजी में लिखी गई है। और जैसे कि भूखा बंगाल जो है वो हिंदी में लिखी गई है। उस समय उत्तर प्रदेश में कोई परेशानी नहीं थी। तो ये एक स्थानीय जो समस्या है उसको भारतीय बनाना, यानी कि भारत को जोड़ने की भी कोशिश थी, और पीसी जोशी ने इस पर बहुत महत्वपूर्ण काम किया था, और उन्हीं के निर्देश से ये किताब लिखी गई थी। और जैसे कि चित्र प्रसाद लिखते हैं, उनकी वानगी जिस तरह लिखे हैं, बिल्कुल शार्प रिपोर्टिंग की है, अधिक शब्द नहीं प्रयोग करते हैं। उन्होंने एक दिन सुबह टहलते हुए मैंने 5 मुर्दों को देखा फुटपाथ पर पड़े।
जैसा कि मैंने आपसे पहले भी कहा कि मिदनापुर एक ऐसी जगह है, ऐसा जिला है जहाँ से बहुत सारे क्रांतिकारी निकले, बहुत सारे विद्वान निकले, देश प्रेमी निकले। तो एक ऐसे ही कहीं पे मनुष्य की अस्थियों को देखते हुए उनको ये याद आ रहा था कि ये लोग इतना इनका अवदान है, इतना कंट्रीब्यूशन है, उसके बावजूद इसको आज कुत्ते और कौवे नोच रहे, बल्चर्स। और ये मुझे बहुत अंदर को हिला देता है जब वो लिखते हैं कि हिज नेम वाज केतुमोहन नायक। सिंपल एक लाइन से उन्होंने लिखा है और जो बहुत प्रभावी है। His whole family is wiped out while he is left behind, a half insane beggar eating the food given him by an Indian Army havildar. इस तरह की छोटी छोटी छवियों को अपने डायरी में वो दर्ज करके वो भूखा बंगाल की रचना करते हैं। जैसे कि मैंने कहा कि गांव से चलकर शहर आना और साथ में साथ ये अनिश्चयता बना रहे कि शहर से जब गांव लौटेंगे तो क्या मिलेगा, वहां की स्थिति क्या है, क्योंकि संचार व्यवस्था आज जैसी तो थी नहीं। और ये जैसा कि मैं कह रहा था कि आई हैव नो आइडिया व्हाट प्राइस बी पुट ऑन द रजिस्टर। जो जब हस्तांतरण होता है किसी जमीन जायदाद का तो उसमें लिखा जरूर रहता है कितनी कीमत में खरीदे हैं। तो अपनी जमीन दे रहे हैं और आधा मन उनको धान के एवज में। और ये एक अद्भुत दृश्य है कि जिस बैलगाड़ी में धान या अनाज गया हुआ है उससे जो गिरे हैं, जो दाने गिरे हैं, उसको चिड़िया भी चुग रही है और लोग भी उससे बीन कर खा रहे हैं। ये बहुत इंटरेस्टिंग है कि जब बर्तन भाड़े लोग अपना बेच रहे थे, कांसा पीतल कुछ पैसे पाने के लिए, तो मिदनापुर के नदी के किनारे जो नावें लगती थी उसमें प्रतिदिन एक बड़ी नाव भर के बर्तन खरीदे जाते थे। कोई सब्जी और फल नहीं खरीदता था, केवल बर्तन बेचने वाले, खरीदने वाले जो लोग थे वो आते थे, बर्तन खरीद के जाते थे। उन्हीं बर्तनों में चित्र प्रसाद ने देखा कि बनारस में बने जो राधा कृष्ण की मूर्तियां हैं वो भी बिक रही हैं। तो उसको देखते हुए उन्होंने बहुत सुंदर कमेंट किया, द गॉड्स वर डिजर्टिंग देयर पुअर devotees and going to the abode of the faithful, that fat-bellied Hindu merchants. तो देवता के अपने घर बदल रहे थे। ये एक ब्राह्मण परिवार के बारे में उन्होंने कहा 50 बीघा इनकी जमीन थी और 200 जजमान भी थे, और आज इनकी स्थिति है कि कोई टूटने वाला नहीं है। जिन्होंने असली संकेत देखा होगा उसमें लगभग इसी विषय पर वो है कि ब्राह्मण जो समाज को रूल करता था एक समय, उसकी दशा वैसी ही है जो और लोगों की है, मतलब अकाल किसी को छोड़ता नहीं है। और ये बहुत ही करुण, और जिस तरह उन्होंने लिखा भी है कि हड्डियों का बना हुआ एक पुतला, वो जा रहे थे तो किसी अंधेरे में उन्होंने एक बच्चे को देखा और जो उसके बारे में कहा कि वो बच्चा एक पुतला जैसा था जो केवल हड्डियों से बना। और जैसा कि होता है कि कोई आदमी अपनी जायदाद 1 बीघा जमीन आधे मन चावल के रेस में बेच देता है, उस समय महिलाओं की क्या स्थिति रही होगी उसके बारे में हम सहज अनुमान लगा सकते हैं। तो एक रिक्शे वाले ने जब चित्र प्रसाद को बताया तो उन्होंने बहुत उन शब्दों को इसमें लिखा कि किस तरह प्रोस्टिट्यूशन बढ़ रहा था और किस तरह उसी के जरिए कुछ खा रहे थे। तो ऑब्वियस इसका जो फॉलो आउट हुआ था, भयानक किस्म की बीमारी उसके बाद देखने को मिली। तो इसके बारे में चित्र प्रसाद ने कई चित्रों में वर्णन किया है, इस किताब में उन्होंने बहुत ही करुण दृश्य के बारे में डिस्कस की है। लेकिन सबसे बड़ी बात ये थी कि उस समय जब चित्र प्रसाद उन इलाकों में घूम रहे थे तो सरकार की तरफ से तमाम तरह के प्रतिबंध ये था कि आप कहीं किसी सभा का आयोजन नहीं कर सकते हैं जिसमें कि आप अकाल के बारे में, खाद्यान्न की कमी के बारे में आप मीटिंग कर सकें। इन्होंने जितने भी पार्टी के झंडे वगैरह थे, पोस्टर्स थे, उसको फाड़ने के लिए एक दल बनाया था अंग्रेजों ने।
जिससे कि लोगों तक वो गुस्सा न पहुंच पाए। जैसा कि मैंने पहले कहा कि अनिश्चयता के बीच में वो शहर में रह रहे थे। It's 3 months now I left my village. God alone knows what awaits me there. वही जैसे मैंने कहा कि गांव जब लौटेंगे वहाँ क्या है, इसके बारे में शहर के फुटपाथ पर रहने वाले लोगों के बीच में अनिश्चयता थी। और गांव में लौटने के बाद क्या मिलेगा उसके बारे में एक अंतिम चित्र मैं आपको दिखा रहा हूँ, जिसको कि चित्र प्रसाद ने बनाया कि उनके गांव, उनकी झोपड़ियाँ उजड़ चुकी थी, उसके अंदर पेड़ निकल आए थे, कोई कुछ भी नहीं बचा था, कोई डाकू को चोर लेके चले गए, ये स्थिति थी। और इसी चित्र के साथ इस हंगरी बंगाल को इन कारणों से बैन किया गया। इसमें कोई नारे नहीं थे, इसमें ऐसा नहीं था कि अंग्रेजी सरकार के खिलाफ कोई बात हो, लेकिन वही जो चर्चिल ने कहा था कि ये जो इंडियन है इनका बनाया हुआ है, ये हमने नहीं बनाया, इनका बनाया हुआ, क्योंकि ये लोग एक ऐसी प्रजाति है जो रैबिट्स की तरह प्रोड्यूस करती है, बच्चे पैदा करती है, इतनी बड़ी आबादी थी, इन लोगों ने खुद का बनाया हुआ ये आकार है जो कि नहीं था। इसको देखते इसको शायद बैन किया गया हो। और आज हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है कि अंततः ये किताब उपलब्ध हो पाई है और आप लोगों के सामने मैं इसको लेके चर्चा कर पा रहा हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत धन्यवाद सर, आपने चित्रों के माध्यम से बंगाल के काल को सबको दिखा दिया है।